तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज 19 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी ना, उसका हम कंप्लेंट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम पहले आपको टॉपिक बताते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसका प्रश्न, फिर उसका आंसर बताते हैं, फिर उससे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं ना, जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल मिल सकता है। क्योंकि जो क्वेश्चन बताऊंगा ना मैं आपको अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में, वो 2 से 3 बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है। जैसे अगर किसी ने पूछा कि सारनाथ में फर्स्ट बुद्ध का जो वो उपदेश दिया था, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि लास्ट कहाँ दिया था और उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में क्यों जाना जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से, ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं ना, मैंने इस वीडियो में कराने का प्रयास किया। क्योंकि मेरा जो काम है, आपको 2 से 3% नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में सही कराना है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। क्योंकि इसमें 100% एनालिसिस तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ ही 2 से 3 अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ऐसे बताऊंगा जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल बन सकता है। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये अपने दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी द्वारा जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। तो आप देखोगे दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने उस पुस्तक में धन के निष्कासन के सिद्धांत को बताया है कि किस प्रकार ब्रिटिश अपने भारत को लूट रहे थे। वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था भारतीय प्राचीन इतिहास का जो युद्ध हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था नर्मदा नदी के तट पर वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन को किसने हराया था। तो उन्हें हराने वाला था अपने पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, अब पुलकेशिन द्वितीय के बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम। तो आप देखोगे पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं। यह युद्ध लगभग 618 से 619वीं ईस्वी में हुआ था। इस विजय का उल्लेख उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखित गए एहोल प्रशस्ति में मिलता है। इस जीत के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है परमेश्वर की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी और कौन से में एहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था भारतीय संविधान में जो नागरिकता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो या जिसके माता पिता भारत में पैदा हुए हैं तो वह भारत का नागरिक कैसे माना जाएगा। तो वह आर्टिकल 5 के अनुसार भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, और अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे तो आप देखोगे अनुच्छेद 5 संविधान के लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित है। संविधान का भाग 2 जिसमें 5 से 11 के जो अनुच्छेद है वो नागरिकता के बारे में बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो संविधान संशोधन से पूछा गया था। तो क्वेश्चन था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर था आपने इसमें क्या कर रखा है, इसने 3 ऑप्शन दे रखे थे ए बी और सी, कौन कौन से सही है मैं इसमें लिख नहीं पाया। तो आप देखोगे इसे संविधान का एक नया भाग 9A जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। इसे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये गलत है। इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और यह अनुच्छेद 243 से 243 जेड के प्रावधानों से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ए और 3, दोनों इसके सही आंसर है। और अगर इम्पोर्टेंट फैक्टर में हम देखेंगे तो आप देखोगे 12वीं अनुसूची नगर पालिका की शक्ति और उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित होती है, जबकि जो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल के विरुद्ध जो कानून बनाए गए हैं उसके प्रावधानों का उल्लेख बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें, पर्यावरण की जो वन रिपोर्ट आई थी 2025 की रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था FAO की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व भर में कौन से स्थान पर आता है। तो वो अपने विश्व भर में 10वें स्थान पर आता है। ठीक है, अब जो FAO का मुख्यालय कहाँ है वो भी आप देख लो। तो आप देखोगे FAO इसकी फुल फॉर्म होती है खाद्य एवं कृषि संगठन होती है इसकी, और इसकी जो मुख्यालय है वो अपने रोम इटली में है। विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो वह रूस के पास सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भारतीय जनगणना 2011 से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम है अपने अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन अब सबसे ज़्यादा कहाँ है वो भी बता देता हूँ आप। तो आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। मतलब जो चारों 1 किलोमीटर के अंदर केवल 17 व्यक्ति रहते हैं। जबकि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ का है? तो वो अपने बिहार का है। इसके विपरीत देखोगे तो आप बिहार, जिसमें 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पुरातत्व के जो वो स्थल होते हैं ना, उसमें राखी गढ़ी स्थल से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था, वर्ष 2013 से 2016 के दौरान हरियाणा के राखी गढ़ी स्थल पर खुदाई का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो वो अपने बसंत सिंधे द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर इसके इंपॉर्टेंट हम फैक्ट देखेंगे तो आप देखोगे राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कभी कभी इसके लोकेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था अपने दिवस से। तो दिवस में भी ये थीम से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मैंने इसमें बता रखी है वो अदर थीम कौन सी हो सकती है। तो क्वेश्चन था 24 अक्टूबर 2025 को मनाए गए विश्व पोलियो दिवस की मुख्य थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरी वेयर, इसकी थी। ठीक है, इसकी अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे तो ये किस लिए बनाया जाता है और किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो पोलियो दिवस जोनास साल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने पोलियो का पहला टीका विकसित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो भारत की जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो अपने अरुणाचल प्रदेश का है। अभी कभी कभी पूछ लेता है कितना है, तो ये अपने 17 व्यक्ति पर किलोमीटर में आते हैं। मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में केवल 17 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरी बार इसलिए बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अतिरिक्त इंपॉर्टेंट फैक्टर में हम देखेंगे सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार, जिसमें 1106 पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको इसमें वापस, इसलिए मैं वापस इसको लेके आया। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अपने सिक्किम है। इसमें जनसंख्या बोला बताया। ये घनत्व में तो अरुणाचल प्रदेश आता है और घनत्व में सर्वाधिक मात्रा में वो बिहार आता है। लेकिन अगर नॉर्मल अगर पूछ लेवे जनसंख्या में कम कौन है तो सिक्किम है, और जनसंख्या में ज़्यादा कौन है तो अपने उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मिट्टी और कृषि से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माने जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो अपने काली मिट्टी है, जिसे रेगुर सोइल के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इसका नाम पूछ लेता है काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अपने रेगुर सोइल के नाम से भी जाना जाता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे इसे ब्लैक कॉटन सोइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें नमी धारण करने की जो क्षमता होती है जो अदर मिट्टी है उसकी अपेक्षा सर्वाधिक होती है। ठीक है, ये मुख्य रूप से भारत के दक्कन ट्रेब, अब दक्कन ट्रेब में भी आप देखोगे जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, इनमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था पादप में उत्तक जो टिश्यू होते हैं ना, उससे क्वेश्चन था कि जाइलम द्वारा क्या होता है और एक फ्लोएम द्वारा क्या होता है। तो आप देखोगे पौधे में जल के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार माना जाता है? तो आप देखोगे जाइलम जिम्मेदार माना जाता है। जैसे जाइलम जैसे जल, जो जल का परिवहन करने के लिए जाइलम उपयोगी माना जाता है। अगर आप देखोगे फ्लोएम, यह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। वैसे फ्लोएम वैसे फूड, फूड का मतलब होता है भोजन। समझ में आया ना? इसकी ट्रिक भी बता रखी है मैंने। जैसे क्या होता है जल, जैसे जाइलम का जल, और जैसे जल, तो जाइलम का कार्य होता है जल को पहुंचाना। फ्लाइम को आप देखोगे फे का होता है फ्लोएम, और फे का मतलब भी होता है फूड, तो फूड को पहुंचाने के लिए फ्लोएम का उपयोग किया जाता है पौधों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो विज्ञान की खोज से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो अपने जे थॉमसन द्वारा की गई है। कभी कभी इसका मॉडल भी पूछ लेता है, तो इन्होंने एक तरबूज का मॉडल दिया था जिसमें जो वो धनावेश भाग को तो उन्होंने वो रेड रेड कलर को वो बताया था, जो इसमें बीज होते हैं उन्हें इन्होंने इलेक्ट्रॉन की उपाधि दी थी। इस प्रकार इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और किस किस की खोज किसने की थी वो भी आप देख लो। जो प्रोटॉन है उसकी जो खोज है ना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड आ जाता है। नामकरण तो इन्होंने किया था, लेकिन खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी और नामकरण रदरफोर्ड ने दिया था। कभी कभी जो जिससे जो पूछे आप बता सकते हो। और जबकि न्यूट्रॉन है इसकी खोज की थी अपने जेम्स चेडविक ने की थी। इसकी जो ट्रिक बताता हूँ वो वह है ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की किसने की? थॉमसन ने। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था अपने रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। जो केमिकल रिएक्शन होती है ना
उससे क्वेश्चन था उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद से क्या निर्माण होता है? तो उससे जल और लवण का निर्माण होता है। अब आप पूछोगे कैसे होता है? तो आप देखोगे जब एक अम्ल और एक क्षार मिलते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, जिसे हम नेचुरलाइजेशन विक्रिया कहते हैं, जिसे हिंदी में उदासीनीकरण कहते हैं। जिससे क्या होगा, आप देखोगे HCl ये अम्ल हो गया और ANAH ये क्षार है। जब क्षार की अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो नमक का निर्माण होता है और साथ ही जल का भी निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो कंप्यूटर में शब्दावली से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था कंप्यूटर शब्दावली में BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फॉर्म होता है बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित एक फर्मवेयर होता है। ठीक है, कंप्यूटर चालू होते ही सबसे पहले BIOS ही हार्डवेयर की जांच करता है और ये पता करता है कि आवाज आ रही है या नहीं। तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो जो गवर्नमेंट स्कीम होती है ना उससे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था VBG रैम अधिनियम 2025 किस योजना को स्थान लिया था? मतलब ये चेंज होती रहती है, जब कोई अन्नपूर्णा योजना आई तो उसके स्थान पर जो अभी नई योजना आती है ना उसका नाम चेंज हो सकता है। तो वो किसके स्थान पे आई थी? वो मनरेगा के स्थान पे आई थी। ठीक है, आप देखोगे VBG रैम विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। जबकि आप देखोगे इसका लक्ष्य कार्य दिवसों को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना था और विकसित भारत 2047 के इस विजन को पूरा करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पृथ्वी की संरचना से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो क्वेश्चन था पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होता है? तो आप देखोगे वो बाहरी जो कोर होती है उसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगर इसके इंपोर्टेंट फैक्टर में हम देखेंगे, बाहरी कोर तरल जैसे लोहा हो गया और निकेल से बनी हुई होती है। इसकी गति को भू डायनेमो प्रभाव पैदा करता है। मतलब किसके द्वारा पैदा होती है? तो ये भू डायनेमो द्वारा पैदा होती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, पहले आपको प्रश्न बताते हैं, फिर उसका क्वेश्चन बताते हैं, फिर उसका आंसर बताते हैं, फिर उससे रिलेटेड अतिरिक्त इंफॉर्मेशन वो भी बताने का प्रयास करते हैं, जो आपके नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपकी इसी वीडियो से कराने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो जितना है उसके आप वीडियो को शेयर करें और इसमें कोई कमी लगती है तो प्लीज़ आपकी हाथ जोड़ के निवेदन है हमें कमेंट में बताएं कि हमें क्या कमी रही और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो में हम इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे और बताएं कि इसमें 100% एनालिसिस के साथ आपको वो भी अतिरिक्त इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल बन सकती है। ठीक है, बाय।